हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं। इतिहास की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन और आधुनिक भारत तक जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं भारतीय इतिहास में, जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं उन सभी शासकों के बारे में, एक एक शासकों के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। और इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हों, चाहे वो पीजीटी के हों, सिविल के हों, एलटी, नेट, सभी के लिए ये वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल मत मिस करिएगा, ये वीडियो बिल्कुल मत मिस करिएगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ऐतिहासिक श्रृंखला, इतिहास की एक नवीन श्रृंखला, इतिहास की नवीन श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इतिहास की एक नवीन श्रृंखला हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं और जिसमें हम देखेंगे आज पहला वंश जो है भारत में, जो प्रथम वंशावली मानी जाती है प्रामाणिक रूप से, वह हर्यक वंश है। वह कौन है? वह हर्यक वंश है, हर्यक वंश। और यह 544 बीसी से लेकर के 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक चलता है। हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक चलता है। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, वह बिंबिसार था। बिंबिसार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका टाइम पीरियड भारतीय इतिहास में 544 बीसी से लेकर के 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक, 492 बीसी तक जो टाइम पीरियड है वह बिंबिसार का है। 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग अध्ययन करने से पहले देख लेते हैं, इसको 3 पॉइंट के माध्यम से हम लेकर के इसको चलेंगे। एक, बिंबिसार की पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि देख लेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार, बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह बिंबिसार की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, बिंबिसार का प्रशासनिक व्यवस्था, बिंबिसार की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आइए, चूँकि लिखेंगे नहीं मित्रों, लेक्चर थोड़ा सा सिमटना है जल्दी समय में, इसलिए हम लेक्चर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इतिहास में जो पहला वंश माना जाता है वह हर्यक वंश माना जाता है, लेकिन अगर आप पौराणिक रूप में देखेंगे तो पहला वंश जो माना जाता है वह बृहद्रथ वंश माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बृहद्रथ वंश, जिसका अंतिम शासक जो था वो जरासंध था। अंतिम शासक कौन था? जरासंध था, महाभारत कालीन। और आप जानते हैं कि जरासंध की हत्या श्री कृष्ण के कहने पर, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो है भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध का वध किया था। जबकि आप जानते हैं कि प्रामाणिक रूप से जो माना जाता है, इतिहास हमेशा साक्ष्य पर जो है इतिहास साक्ष्य को मानता है। तो एविडेंस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो प्रामाणिक रूप से जो पहला वंश है वह कौन सा है? वह हर्यक वंश है। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। वह कौन था? बिंबिसार था, जिसने मगध की स्थापना की थी। बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी और वही मगध जो उत्तर भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित किया है। और आगे चल कर के यही मगध न केवल उत्तर भारत का बल्कि पूरे भारत का इतिहास बन जाता है। मगध जो अभी सिर्फ उत्तर भारत का इतिहास है, वो मगध आने वाले समय में, मौर्य वंश के समय में अगर आप देखेंगे तो वही मगध पूरे भारत का इतिहास बन जाएगा। आप जानते हैं कि बिंबिसार, पुराणों में अगर देखेंगे तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। पुराणों में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है? पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक नाम से जाना जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो मत्स्य पुराण में उसे क्षेत्रोजस कहा जाता है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा जाता है? क्षेत्रोजस कहा जाता है। और बिंबिसार के द्वारा अगर आप देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार में बिंबिसार पहला ऐसा शासक था मगध पे जिसने साम्राज्य विस्तार की नींव रखी और फलस्वरूप आने वाले सभी शासकों ने जो है इसका अनुसरण किया।
चाहे वो शिशुनाग वंश का शासक रहा हो, चाहे वो नंद वंश का शासक रहा हो, चाहे मौर्य वंश के शासक रहे हों, सभी ने जो है मगध का जो विस्तार बिंबिसार ने प्रारंभ किया था उसको अमली जामा पहनाने का कार्य मौर्य वंश के शासकों ने किया। किसने किया? तो मौर्य वंश के शासकों ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के द्वारा उसको अमली जामा पहनाया गया। बिंबिसार की अगर आप बात करेंगे तो बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य विस्तार के माध्यम से मगध का विस्तार करता है और यह देखेंगे तो युद्ध नीति के माध्यम से, वैवाहिक नीति के माध्यम से और मित्रता के माध्यम से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि बिंबिसार जो था, यह अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पूर्वी महाजनपद था अंग, सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था? अंग था। और अंग का जो शासक था बिंबिसार के समय वह ब्रह्मदत्त था। चूँकि मगध और अंग में साम्राज्य विस्तार को लेकर से प्राचीन काल से ही, प्रारंभ से ही दोनों में प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी। कई बार जो है अंग ने मगध को पराजित किया था, लेकिन एट लास्ट में बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके और अंग को मगध में मिला लिया। इस तरह से जो मगध के साम्राज्य की सीमा थी वो लगभग पूरी यानी कि पूरी बिहार तक जो है उसका साम्राज्य विस्तार हो गया। अगर आप देखेंगे तो मगध जो है यह वर्तमान में गया और पटना जिले के अंतर्गत आता है। मगध वर्तमान में गया और पटना जिले के अंतर्गत आता है, जबकि अगर आप देखेंगे अंग महाजनपद जो था वह भागलपुर और मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। भागलपुर और मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। अंग महाजनपद में अगर आप देखेंगे महाभारत कालीन में तो अंग का राजा कौन था? कर्ण था, जिसे अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और बिंबिसार ने अंग को विजित कर वहाँ पे अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था। अजातशत्रु को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो इस तरह से जो है उसने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध की जो राजधानी थी, प्राचीन राजधानी, वो राजगृह या गिरिब्रज थी। राजगृह या गिरिब्रज मगध की प्राचीन राजधानी थी। जबकि आगे चलकर देखेंगे तो मगध की जो अगली राजधानी बनती है वो पाटलिपुत्र, जिसे उदयन के द्वारा जो है बसाया गया था। तो आगे चल कर के देखेंगे अगर आप तो ये बिंबिसार की प्रथम साम्राज्यवादी नीति थी, जिसने युद्ध के माध्यम से उसने अंग को विजित किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो युद्ध नीति के माध्यम से, ये हो गया युद्ध नीति के माध्यम से। वैवाहिक नीति के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो बिंबिसार भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक था जिसने वैवाहिक नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाना प्रारंभ किया। यह प्रथम शासक था। तो इस संदर्भ में उसने सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश, आप जानते हैं कौशल उस समय एक महाजनपद हुआ करता था। तो कौशल के जो राजा थे उस समय वह प्रसेनजीत थे। और प्रसेनजीत की बहन जो थी वह कौशल देवी या महाकौशला, उनका क्या नाम था? कौशल देवी या महाकौशला था। और वैवाहिक संबंध में सबसे पहले उसने यह विवाह स्थापित किया। कौशल देवी या महाकौशला से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और फलस्वरूप प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में जो है काशी को जो है उन्होंने दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया। और फलस्वरूप जो है बिंबिसार का यानी कि मगध का साम्राज्य विस्तार पूरा काशी तक हो गया। मगध का साम्राज्य विस्तार कहाँ हो गया? काशी तक हो गया। और इस तरह से उस समय प्राचीन समय में जो है वाराणसी से उस समय 1 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति होती थी। 1 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसी संदर्भ में उसने अगला जो विवाह किया वह अगर आप देखेंगे तो लिच्छवी नरेश चेटक थे। लिच्छवी नरेश चेटक, जिनकी पुत्री का नाम चेलना या छलना था। जिनकी पुत्री का नाम क्या था? चेलना या छलना था। और फलस्वरूप जो है इन्होंने बिंबिसार से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और फलस्वरूप इस तरह से जो है बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था वह चेटक की पुत्री चेलना या छलना का ही पुत्र था। इसके बाद वैवाहिक नीति के माध्यम से उसने अगला जो है साम्राज्य विस्तार किया वह मद्र नरेश। पंजाब देश में मद्र देश था, जिसे पंजाब में आज वर्तमान में पंजाब है। प्राचीन समय में उसे मध्य देश कहा जाता था। मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा थी। वहाँ से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और इस तरह से जो है उसने वैवाहिक नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार को प्रारंभ किया। जो राज्य उस समय शक्तिशाली थे, जिसको वह
युद्ध नीति के माध्यम से या वैवाहिक नीति के माध्यम से नहीं अपना संबंध स्थापित कर पाया, वहाँ पे उसने मित्रवत संबंध स्थापित किया। जैसे अगर आप देखेंगे तो उसका समकालीन मजबूत शासकों में जो था वह अवंती का शासक प्रद्योत था। अवंती का शासक प्रद्योत था और अवंती के शासक प्रद्योत जब पांडु रोग या पीलिया रोग से जो है ग्रसित होता है, बीमार होता है, तो उसने क्या किया, बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को जो है वह अवंती नरेश प्रद्योत की सेवा में भेजा और फलस्वरूप जो है चंड प्रद्योत सही हो गया और यहाँ से मैत्री संबंध स्थापित हो गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बिंबिसार जो था, बिंबिसार के यदि पिता की बात करेंगे तो बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। महावंश में जो है बिंबिसार के पिता का नाम क्या मिलता है, बोधिस मिलता है, जो अगर आप देखेंगे तो राजगिरी का शासक था। राजगिरी का शासक कौन था, बोधिस, जो बिंबिसार का पिता था। बिंबिसार के द्वारा बिंबिसार कुल 52 वर्षों तक शासन करता है। बिंबिसार कुल 52 वर्षों तक शासन करता है महावंश के अनुसार। और महावग्ग वंश में बिंबिसार की कुल 500 रानियाँ बताई गई हैं। महावग्ग वंश में कुल बिंबिसार की 500 रानियाँ बताई गई हैं। बिंबिसार ने कुल 52 वर्षों तक शासन किया था मगध पर और फलस्वरूप बिंबिसार की मृत्यु का कारण जो बनता है वो उसका पुत्र ही बनता है। इसलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश को किसके नाम से जाना जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। राजगिरी नगर की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी और बिंबिसार का समकालीन महात्मा बुद्ध जो थे वो बिंबिसार के समकालीन थे और महात्मा बुद्ध से ही प्रेरित होकर के बिंबिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उसने बिंबिसार ने वेलुवन विहार को जो है वह महात्मा बुद्ध और संघ को सौंप दिया था। वेलुवन विहार महात्मा बुद्ध और बौद्ध संघ को जो है वह सौंप दिया था। इस तरह से अगर आप देखेंगे बिंबिसार के प्रशासन की बात करेंगे, बिंबिसार के उस समय बिंबिसार के साम्राज्य में कुल 8000 नगर थे। कुल कितने नगर थे, 8000 नगर थे और बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार कुल 300 योजन तक फैला हुआ था। कुल 300 योजन तक फैला हुआ था और एक योजन बराबर जो होता है वह 12.8 किलोमीटर होता है। एक योजन बराबर 12.8 किलोमीटर होता है। इस तरह से जो है बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार यहाँ तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि बिंबिसार ने जो है चंपा, अंग की राजधानी जो चंपा थी, चंपा की सारी जो है इनकम, आय जो थी वह एक ब्राह्मण को दान दे दिया था। वह एक ब्राह्मण को जो है सारी आमदनी जो थी चंपा की उसको दान में दे दिया था। इस तरह से बिंबिसार की जो मृत्यु होती है वह, चूँकि बिंबिसार का अगला उत्तराधिकारी जो होता है वह अजातशत्रु होता है। चूँकि आप जानते हैं कि महावग्ग वंश में बिंबिसार कुल 500 रानियाँ बताई गई हैं और फलस्वरूप अजातशत्रु, चूँकि अपना उत्तराधिकारी जो है बिंबिसार ने अजातशत्रु को ही वह बनाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में अजातशत्रु ने क्या किया कि वह बिंबिसार को कैद कर लिया। बिंबिसार को कैद कर लिया और कैद करके बिंबिसार को उसने कारागृह में डाल दिया और फलस्वरूप जो है जब इस बात का उसे आभास हुआ अजातशत्रु को कि मेरे पिता महाराज बिंबिसार जो थे वह मुझसे कितना प्रेम करते थे, कितना स्नेह करते थे और वो मुझे ही मगध का या हर्यक वंश का जो अगला राजा बनाना चाहते थे, वह मुझे बनाना चाहते थे, तब जो है अजातशत्रु को बड़ा पश्चाताप हुआ और फलस्वरूप वह एक लोहे का राड लेकर के बिंबिसार की बेड़ियों को खोलने के लिए वह आगे बढ़ता है, लेकिन बिंबिसार ये समझता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है और फलस्वरूप जो है वह जहर पी लेता है, जिसकी वजह से बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो बिंबिसार के द्वारा जो है लगभग मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया गया। कितने वर्षों तक बाद शासन किया गया? 52 वर्षों तक शासन किया गया। बिंबिसार ने सभी कर्मचारियों पर एक समान रूप से अनुशासन बनाए रखा था और जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें राज्य भट्ट कहा जाता था।
उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, राजभट्ट कहा जाता था, जिसको उसने 4 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसको उसने 4 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें देखेंगे तो न्यायपालिका था, इसके बाद सैनिक, न्यायपालिका, सैनिक, ग्राम जो मुखिया होते थे ग्रामीण स्तर पर मुखिया, और सामान्य कार्य करने वाले अन्य जो कर्मचारी थे। तो इस तरह से जो है उसने 4 भागों में विभाजित कर दिया था। इस तरह से बिंबिसार मगध का एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। बिंबिसार जो है मगध का एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया और फलस्वरूप मगध पर एक मजबूत शासन की आधारशिला रखी, जिस पे आगे चल करके मगध के जितने भी शासक हुए उसके बाद के, उन्होंने जो है साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। बिंबिसार जो था वह एक न्यायप्रिय राजा था। उसके साम्राज्य में प्रजा खुशी और प्रजा जो थी वह खुशहाल थी। प्रजा में चारों तरफ से वैभवशाली और खुशहाली की आनंदभूति जो है करते थे। इस तरह से जो है आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।